इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मेजर्स पर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मध्य 20वीं शताब्दी तक सामान्यतः और उत्तर द्वितीय विश्व युद्ध काल में विशिष्टतः विधि के माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण की और पर्यावरण प्रदूषण के दायित्वों के निर्धारण के हेतु वैश्विक ध्यान आकृष्ट हुआ। पर्यावरण विद्याशास्त्र का क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण निवारण की विधियों से ज्यादा विस्तृत है। एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस एनवायरमेंटल लॉ का व्यापक रूप है। यह पर्यावरण से संबंधित तथा पर्यावरण के बारे में एक विस्तृत अध्ययन। इसका मुख्य उद्देश्य है किस तरह गुणात्मक जीवन स्तर के साथ साथ गुणात्मक पर्यावरण को बनाए रखना सुनिश्चित किया जा सके। पर्यावरण विधि का तात्पर्य ऐसी यंत्र रचना से है, ऐसे मैकेनिज्म से है जो विकास और सुसंगत प्राधिकरण एवं सामान्य नियमों में सामाजिक चयन को संभव बनाए। ये नियम अपेक्षित, अनुमत और निषिद्ध आचरण को तथा सीमा का अतिक्रमण करने वाले तथा दूसरों के हितों को प्रभावित करने वालों को दायित्वाधीन बनाने का अध्ययन है। अतः पर्यावरणविद नियमों का वह संग्रह है जो विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में पर्यावरण संरक्षण हेतु राज्य, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, उद्योगों और व्यक्तियों के आचरण हेतु मापदंड निर्धारित करते हैं। प्रत्येक पर्यावरणीय विधि में किसी का अधिकार अथवा हित अंतर्निहित होता है और किसी दूसरे पर दायित्व का अधिरोपण किया जाता है। पर्यावरणविद विस्तृत आयाम से संबंधित होने के कारण शुद्धता राष्ट्रीय विधि लक्षणों से थोड़ा भिन्न है। इसमें अंशतः राष्ट्रीय विधि और अंशतः अंतरराष्ट्रीय विधि के लक्षण विद्यमान है। कारण स्पष्ट है कि पर्यावरणविद राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण संबंधी
नियमों को प्रतिपादित करता है। पर्यावरणविद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषकों और प्रदूषण से प्रभावित पक्षकारों के बीच संतुलन कायम रखने का प्रयास करता है। पर्यावरणविद का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक अभियंत्रण सुनिश्चित करना है और इस प्रक्रिया के माध्यम से परस्पर विरोधाभासी हितों के बीच न्यूनतम विरोधाभास के साथ सामंजस्य एवं संतुलन स्थापित करना है। यही कारण है कि जल और वायु प्रदूषण के विरुद्ध मानदंड स्थापित करने वाली विधियों द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में प्रक्रिया की स्वतंत्रता को संकुचित या निर्वापित किया जाता है। इसी तरह प्राकृतिक संसाधनों संरक्षण संबंधी विधियों ने प्राकृतिक संसाधनों के शोषण के विरुद्ध कतिपय अवरोधों का निर्माण किया गया। पर्यावरणविद की यह अनवरत समस्या है कि किस तरह परस्पर संघर्षरत हितों का मूल्यांकन कर उन्हें संरक्षित किया जाए। इस दृष्टिकोण से भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधन संरक्षण ऐसे संसाधनों के शोषण के माध्यम से व्यक्तिगत समूह लाभ की इच्छा पर बरीयमान रहेगा। इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि मानव जाति की उत्तरजीविता है उचित इकोलॉजिकल बैलेंस के रखरखाव के लिए आवश्यक बन गया है। पर्यावरण संरक्षण के दो आयाम, एक अंतर्राष्ट्रीय है, एक राष्ट्रीय है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणविद राष्ट्रीय पर्यावरणविद के भिन्न आयाम से संबंधित है। जिसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, किसी एक विशेष राज्य द्वारा उत्पन्न
प्रदूषक अक्सर दूसरे राज्यों पर गंभीर प्रभाव कारित करता है। इसका मुख्य उदाहरण एसिड रेन है। एक राज्य में स्थित उद्योगों द्वारा उत्सर्जित रासायनिक अपदूषण वायुमंडल में सूर्य प्रकाश से प्रत्याघात कर अम्ल निर्मित करते हैं। ये हवा में प्रवाहित हो प्रारंभिक प्रदूषक स्थान से हजारों मील दूर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। 1970 के दशक में अम्ल वर्षा की समस्या के तरफ एक प्रदूषक के तौर पर स्वीडन ने विरोध जताया कि उसका बहुतायत झीलें इतना ज्यादा अम्लीय हो गई हैं कि मछलियों का अस्तित्व मुश्किल हो गया है। इसी तरह की शिकायतें नॉर्वे, स्वीडन आदि से भी प्राप्त हुई। उत्तरी पूर्वी अमेरिका के ओंटारियो, न्यू इंग्लैंड और आदि नोट पहाड़ियों से भी वन विनाश, अम्लीय झीलों की समस्याएं प्राप्त हुई। मध्य 80 के दशक में जर्मनी में पेड़ विहीनता का खतरा बढ़ गया। अम्ल वर्षा से प्रभावित नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा, न्यू इंग्लैंड, कोलोराडो में अम्ल वर्षा को निर्यातित करने वाले यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पोलियो घाटी और एरिजोना के विरुद्ध राजनीतिक रूप से आक्रामक रुख अख्तियार किया। अम्ल वर्षा के कारण पूर्णतः स्पष्ट निश्चित है कि मध्य पश्चिमी अमेरिका, ब्रिटेन, और रूर के पावर हाउस और मैक्सिको और एरिजोना के जस्ता जलाने वाले कारखाने नॉर्वे के भूरा कोला जलाने वाले सख्त संयंत्र स्पष्ट है कि अन्य अम्लीय वर्षा के कारण निश्चित प्रदूषक स्रोत का पता लगाना असंभव तो नहीं है, परंतु कठिन बहुत है। विभिन्न घटकों का योगदान होता है। यह विवादास्पद है। कितनी अम्लता की मात्रा प्राकृतिक है और कितनी प्रदूषण के कारण। दूसरा कारण है
कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह स्पष्ट हो गया है कि पर्यावरण समस्या का समाधान किसी अकेले राष्ट्र द्वारा नहीं किया जा सकता। परिणामतः प्रदूषक एवं प्रदूषित राज्यों के बीच सहयोग आवश्यक है। उन मामलों में जटिलता बढ़ जाती है, जहां यह पता लगाना संभव नहीं होता है कि इस विशेष देश में विशिष्ट प्रकार का पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। ओजोन रिक्तीकरण इसका प्रमुख उदाहरण है। प्रदूषण कारित हानि की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के कारण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अपरिहार्य है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणविद के लिए आवश्यक हो गया है कि पारंपरिक राज्य उत्तरदायित्व से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना का विकास करें। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणविद के स्रोत संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा पर्यावरण पर पारित प्रस्ताव, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, पृथ्वी सम्मेलन 1992 तथा अनेक अभिसमय एवं प्रसंविधाएं हैं। इसके साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण एवं उनके निर्णय भी पर्यावरणविद के स्रोत हैं। जहां तक राष्ट्रीय आयाम का प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरणविद में ज्यादा निश्चितता एवं प्रभावकारिता का तत्व विद्यमान है। प्रदूषक एवं प्रदूषित का आसानी से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं एवं कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्धारण भी सुगमता पूर्वक किया जा सकता है तथा प्रवर्तन तंत्र प्रभावकारी रूप से लागू किया जा सकता है। विकसित राष्ट्रीय व्यवस्था के रूप में राष्ट्रीय पर्यावरणविद में विधि कई सामाजिक चयनों में से एक है। यह सामाजिक नियंत्रण का अनन्य माध्यम नहीं है, यद्यपि समय समय पर यह तथ्य
दोहराई जाता है कि यह सरकार विधि की सरकार है, विधि व्यक्तियों की सरकार नहीं है, परंतु विधि को अनन्य सामाजिक चयन या विकल्प नहीं माना जा सकता। यह विशिष्ट व्यवस्था का अंग है, जिससे जुड़े अन्य सामाजिक विकल्प बहुत लोगों की सरकार द्वारा लिए गए निर्णय तथा उनके प्रवर्तन बाजार के प्रभावकारी संचालन में व प्रशासकीय व्यवस्था के निर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित करने में सहायक है। राष्ट्रीय स्तर पर न्यायालय विधायी एवं संवैधानिक से स्वतंत्र सामाजिक विकल्प प्रस्तुत करते हैं। पहला, पूर्ण विकसित विधिक व्यवस्था में विस्तृत न्यायाधीशकृत विधि महत्वपूर्ण है। यह निर्णय या न्यायिक पूर्वोक्त पर आधारित होता है। परिवर्तनशील संसार में वर्तमान की समस्याएं शायद ही भूत की समस्याओं के समान प्रतीत हों। नवीन मामले में न्यायालय विवेकाधिकार का प्रयोग कर नया निर्वचन प्रस्तुत करता है और नए विकल्प की तलाश करते हैं। इस तरह नवीन सृजन किया जाता है। द्वितीय, उन मामलों में भी जहां न्यायालय विशिष्ट विधानों को लागू करने को लक्षित है, विधानों का आशय एवं विवरण अस्पष्ट होता है। ऐसे मामलों में विधायिका का आशय खोजने में न्यायालयों को पर्याप्त स्वतंत्रता मिल जाती है। यह राइट ओरिएंटेड, ड्यूटी ओरिएंटेड से पर्यावरणीय विधिशास्त्र की व्याख्या की जाए तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि पर्यावरणीय विधिशास्त्र ड्यूटी ओरिएंटेड है। अंतर्राष्ट्रीय समेकता इसका मूल आधार है। टी.डब्ल्यू. जेम्स ने 1966 में कहा था कि विश्व के सामने अति संवेदनशील मुद्दों में शांति और जनसंख्या के साथ पर्यावरण प्रदूषण सम्मिलित है और तब से यह निरंतर गंभीर बना हुआ
पर्यावरणीय विधि को सार्वभौमिक मान्यता है। फिर भी कभी कभी सदस्य राज्य दायित्व से बचने का प्रयास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके कई कारण परिलक्षित होते हैं। पहला कारण है न्यूक्लियर लाश को छोड़कर निरपेक्ष दायित्व का अभाव है। दूसरा है इसके अनुपालन की अपेक्षा उल्लंघन में ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। तीसरा, दायित्वों का प्रवर्तन अत्यधिक अनिश्चित है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत घोषित पर्यावरण प्रदूषण संबंधी दायित्व तथा नागरिक तथा राज्य विधि के अंतर्गत घोषित दायित्व के बीच विभाजन रेखा अत्यंत क्षीण है। प्रदूषक भुगतान करे नामक अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषक दायित्व संबंधी मानक का राज्यों द्वारा प्रवर्तनीय नियम का रूप देना इसका स्पष्ट उदाहरण है। पर्यावरण संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय मुद्दों पर विचार करने हेतु मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम नामक शहर में संपन्न हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य मानव पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा राज्यों के लिए दिशा निर्देश तैयार करना, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 के सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने औद्योगिकीकृत एवं विकासशील राष्ट्रों को स्वस्थ एवं उत्पादक पर्यावरण के सुधार, मानव परिवार के अधिकारों के आलेखन हेतु एक नियमों का संग्रह है। घोषित पर्यावरणीय परिवर्तन कार्यक्रम के तत्वाधान में प्रकाशित एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल रिलेशन की प्रस्तावना में जॉन बुगलर ने स्पष्ट किया है कि मानव पर्यावरण पर प्रथम सम्मेलन 1972 कई तरह से विशिष्ट उपलब्धियों का योगदान रहा। प्रथम,
यह संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम UNEP पर केंद्रित विभिन्न संस्थागत उपलब्धियों का प्रारंभ है। द्वितीय सम्मेलन की तैयारियों एवं कार्यवाहियों में स्वयं उत्तरी राष्ट्रों के पर्यावरण एवं दक्षिणी राष्ट्रों के विकास की मांगों के बीच अनवरत संघर्ष है। तीसरा, सम्मेलन में 26 सिद्धांतों और 109 संस्तुतियों को प्रस्तुत किया। इस सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हितों को लेकर उत्तेजना पैदा कर। जॉन वोगलर का कहना है कि यद्यपि आलोचकों ने अक्सर एक पृथ्वी के रूपक का प्रयोग किया है, परंतु सम्मेलन का प्रमुख केंद्र बिंदु, स्रोत बिंदु, प्रदूषण और इसका सीमा पार प्रभाव रहा है। सम्मेलन के दृष्टिकोण को सर्वोत्तम तरीके से एजेंडा 21 में निष्कर्षित किया जा सकता है। यह कूटनीतिक शिल्पकारिता का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसने दक्षिणी राष्ट्रों की आर्थिक संप्रभुता की मांग को विकसित संसार की सीमा पार प्रदूषण हेतु उत्तरदायित्व के ऊपर चिंता के साथ देखा गया। राज्यों को अपनी पर्यावरण नीति बनाने का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अधिकार और यह सुनिश्चित करने का उन पर उत्तरदायित्व है कि उनकी अधिकारिता के नियंत्रण के अधीन कार्य अन्य राज्यों के पर्यावरण को अथवा उनकी राष्ट्रीय अधिकारिता की सीमा के बाहर के क्षेत्रों को पर्यावरणीय क्षति नहीं पहुंचाएंगे। स्टॉकहोम सम्मेलन के अच्छे परिणामों के अतिरिक्त इसने उन क्षेत्रों को किया जिसमें पूरे विश्व समुदाय को स्वीकार राष्ट्रीय विधि के नियम निर्धारित किए जा सकते हैं।
इसके साथ ही उन क्षेत्रों की पहचान की गई जिसमें पर्यावरणीय नियमों का निर्माण गंभीर अवरोधों को दूर कर सकता है। इस सीमा तक सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणविद के विकास हेतु आधार प्रदान करता है। स्टॉकहोम घोषणा के तारतम्य में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संधियों और अनुबंधों को निष्पादित किया गया, जिसमें अवशिष्ट एवं अन्य पदार्थों के फेंकने से सामुद्रिक प्रदूषण निवारण पर अब समय 30 अगस्त 1975। दूसरा, विश्व सांस्कृतिक विरासत एवं संरक्षण हेतु अभिसमय 16 नवंबर 1972। तीसरा, वन्यजंतुओं और पेड़ पौधों की संकटग्रस्त प्रजातियों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अब समय 3 मार्च 1973 वाशिंगटन। जल पोतों से प्रदूषण निवारण में अंतर्राष्ट्रीय अब समय 2 नवंबर 1973। संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या अभिसमय 30 अगस्त 1974 रोमानिया। लंबी दूरी सीमा पार वायु प्रदूषण अब समय 13 नवंबर 1979। अबाध्यकारी दस्तावेज वर्ल्ड चार्टर नेचर 1982। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का प्रस्ताव संख्या 37/7। वियना में 1985 में ओजोन परत संरक्षण अब समय स्वीकार किया। 1987 में मॉन्ट्रियल में ट्रांसस्टेट पिपलिक ओजोन लेयर पर अब समय स्वीकार किया गया, जो 1990 और 92 में संशोधित किया गया। नाभिकीय दुर्घटना पर सूचना पर वियना अब समय 1986 और नाभिकीय दुर्घटना या रेडियोधर्मी आपात वियना अब समय 1986। परिसंकटमय अपशिष्टों और उनके निस्तारण हेतु सीमा पार परिचालन नियंत्रण पर ब्रसेल अब समय 1989। साउथ पैसिफिक में लंबी लिफ्टनेट
द्वारा मत्स्य शिकार निषेध है वेलिंगटन अब समय 1980 तेल प्रदूषण तैयारी आज अब समय 1990 सीमा पार संदर्भ में पर्यावरण प्रभाव संयुक्त राष्ट्र अब समय 1991 सीमा पार जल निकासी एवं झीलों पर अंतर्राष्ट्रीय अब समय 1992 एवं पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा 1992 सहवर्ती जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता अब समय 1992 तथा सभी प्रकार के वनों के प्रबंध संरक्षण एवं घोषणी विकास पर अब समय इन सब में अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का बोध होता है। स्टॉकहोम घोषणा द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावकारी एजेंसी के रूप में की गई। इसके 4 प्रमुख घटक स्थापित किए गए। पहला, गवर्निंग काउंसिल स्वासी परिषद। दूसरा, पर्यावरण सचिवालय। तीसरा, इन्वायरमेंटल कोऑर्डिनेशन बोर्ड। और चौथा, इन्वायरमेंटल फंड, पर्यावरण निधि। गवर्निंग काउंसिल में 58 सदस्य सरकारों द्वारा चक्रानुक्रम के आधार पर 4 वर्ष के कार्यकाल हेतु चयनित होते हैं। प्रारंभ में यह शासी परिषद वार्षिक बैठक करती है, परंतु बाद में 2 वर्ष में एक बार और 6 वर्ष में एक बार अतिरिक्त विशेष सत्र आयोजित करने का दायित्व है। यह इकोसाक के माध्यम से महासभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। इसी तरह से अधिशासी निदेशक सचिवालय का अध्यक्ष होता है। यह संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के नामांकन पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चयनित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का सचिवालय नैरोबी में 1975 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तथा शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया। यह स्थानीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर पर्यावरण वृद्धि को शिक्षा देने का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मार्गदर्शक। मॉस्को में 1987 में यूनेक द्वारा आहूत पर्यावरणीय शिक्षा और प्रशिक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस ने
इसके उद्देश्यों को पुनः स्थापित किया। मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम के पश्चात महत्वपूर्ण सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं विकास के विषय पर ब्राजील के रियो डी जेनेरो नामक शहर 3 जून 1992 से 14 जून 1992 तक आयोजित किया गया। यह जानबूझकर सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन के 20वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया और विकास को केंद्र बिंदु मानकर सम्मेलन का आयोजन किया। इसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इस सम्मेलन में 150 देशों के प्रतिनिधि भाग लिया। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के समक्ष प्रमुख विचारणीय मुद्दे 6 थे। पहला था विश्व को प्रदूषण से बचाने हेतु वित्तीय प्रबंध। दूसरा वनों का प्रबंध, संस्थागत प्रबंध। चौथा प्रौद्योगिकी का अंतरण। पांचवा जैविकीय विविधता। और छठा सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विभिन्न विषयों पर विकसित और विकासशील देशों में मतभेद था। अधिकतर विषयों पर आम सहमति के बावजूद कतिपय ऐसे विषय थे जिन पर विकसित विकासशील देशों के बीच मतभिन्नता थी, जिनमें ग्रीन हाउस इफेक्ट, गैस उत्सर्जन, जनसंख्या, प्रौद्योगिकी अंतरण, वित्त और ओजोन क्षरण से संबंधित विषयों पर दोनों वर्गों में सहमति नहीं बन पाए। फिर भी सम्मेलन की उद्देश्यता इसकी विशाल उपलब्धियों, वैश्विक प्रगति की ओर इंगित करती है। सम्मेलन का उद्देश्य राज्यों, समाज के महत्वपूर्ण घटकों तथा जन नागरिकों के बीच नए स्तर का सहयोग निर्मित कर नवीन एवं सामूहिक वैश्विक भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके साथ सभी के हितों के सम्मान और वैश्विक पर्यावरण तथा विकास प्रणाली की अखंडता के संरक्षण का सम्मान करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की प्राप्ति इसका प्रमुख उद्देश्य है।
प्रकृति हमारा घर है, इसकी प्रकृति अभिन्न और परस्पर आश्रित है। सम्मेलन की 5 प्रमुख उपलब्धियां मानी थी, जिसमें पहला है रियो डिक्लेरेशन, दूसरा एजेंडा 21, तीसरा कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, चौथा कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी और पांचवा फॉरेस्ट डॉक्ट्रिन, वन सिद्धांत। रियो घोषणा की विशेष बात यह है कि यह सर्वसम्मत दस्तावेज 14 जून 1992 को इसी रूप में बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार किया गया, जिस रूप में मार्च 1992 में प्रारूपित किया गया था। इस घोषणा में 27 सिद्धांत हैं, जो राज्यों और समाज के महत्वपूर्ण घटकों और लोगों के बीच नवीन स्तरीय सहयोग के निर्माण के माध्यम से नवीन एवं सामूहिक वैश्विक भागीदारी सुनिश्चित करता है। इन सिद्धांतों को रियो घोषणा पत्र में स्थान प्राप्त हुआ है। उनमें पोषणी सिद्धांत का केंद्र बिंदु मानव है, प्रभुसत्ता तथा दायित्व से संबंधित सिद्ध विकास की प्रतिभूत, पोषणी विकास संबंधित सिद्धांत, गरीबी उन्मूलन से संबंधित सिद्धांत, विकसित और विकासशील देशों की विशिष्ट वरीयता से संबंधित सिद्धांत, पृथ्वी की इकोलॉजी सिस्टम से संबंधित सिद्धांत, जनसांख्यिकीय नीति से संबंधित सिद्धांत, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी ज्ञान वृद्धि संबंधित सिद्धांत, पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान से संबंधित सिद्धांत, पर्यावरणीय अनुसंधान संबंधित सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से संबंधित सिद्धांत, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास में राज्यों की भूमिका संबंधित सिद्धांत, पर्यावरणीय ह्रास एवं स्वास्थ्य हेतु हानिप्रद कार्यों को प्रचित करने से संबंधित सिद्धांत, पर्यावरणीय संरक्षण हेतु सावधानी नीति संबंधित सिद्धांत, पर्यावरणीय लागत के अंतर्राष्ट्रीयकरण से संबंधित सिद्धांत, पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन से संबंधित सिद्धांत, प्राकृतिक विनाश की सूचना देने से संबंधित सिद्धांत, सीमा पार प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव वाले क्रियाकलापों की सूचना से संबंधित सिद्धांत, पर्यावरण में महिला सहयोग संबंधी सिद्धांत, युवा
युवा वर्ग के सहयोग से संबंधित सिद्धांत, देशज लोगों और समुदायों के सहयोग से संबंधित सिद्धांत, दलित लोगों के पर्यावरण से संबंधित सिद्धांत, युद्ध स्थिति से संबंधित सिद्धांत, शांत विकास और पर्यावरण के परस्परावलंबन से संबंधित पर्यावरण समस्याओं के समाधान संबंधित सिद्धांत और राज्यों तथा लोगों के सहयोग से संबंधित सिद्धांत। इस तरह से इन 27 प्रतिपादित सिद्धांतों में रियो घोषणा पत्र समाहित। एजेंडा 21 यह पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 है 800 से अधिक पृष्ठों का तैयार दस्तावेज है, जिसमें सभी सरकारों के प्रतिनिधियों ने सन 1990 से 1992 के बीच होने वाली बैठकों में तैयार किया। इस दस्तावेज को एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। यह शैक्षिक कार्य योजना का प्रगतिशील कार्यक्रम है। इसे एजेंडा 21 इसलिए कहा जाता है कि यह 21वीं शताब्दी में संक्रमण प्रभावित करने हेतु स्थानीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक कार्यों के लिए एक व्यापक प्रारंभिक योजना। इसे 21वीं शताब्दी के लिए बेहतर पर्यावरण निर्माण के लिए आवश्यकता को देखकर स्वीकार किया गया। विश्व समुदाय द्वारा कभी भी अनुमोदित कार्य योजना में एजेंडा 21 सर्वाधिक व्यापक और दूरगामी प्रभाव वाला दस्तावेज है। एजेंडा 21 पोषणीय विकास है एक व्यापक एवं दूरगामी प्रभाव वाला कार्यक्रम है और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में आने वाले काफी वर्षों के कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय के लिए केंद्र बिंदु बना रहेगा। एजेंडा 21 भविष्य हेतु निवेश है। एजेंडा 21 की उद्देशिका में कहा गया कि एजेंडा 21 आज की अत्यावश्यक समस्याओं को संबोधित करता है और इसका उद्देश्य अगली शताब्दी की चुनौतियों के लिए विश्व को तैयार करना है। एजेंडा 21 को अति व्यापक कार्यक्रम के रूप में स्वीकार किया गया। इसे 182 राज्यों के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मत रूप से स्वीकार किए
पोषणीय विकास के बारे में व्यापक कार्य योजना के रूप में इसमें 4 खंड हैं। पहला खंड सामाजिक और आर्थिक आयाम, दूसरा खंड है विकास हेतु संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंध, तीसरा खंड है प्रमुख समूहों की भूमिका को मजबूत बनाना और चौथा खंड है प्रवर्तन के साधन उपलब्ध कराना। ये एजेंडा 21 की प्रमुख विशेषता यह है कि इसके माध्यम से तृतीय विश्व राज्यों ने स्वच्छता के साथ औद्योगिकरण करना स्वीकार किया और औद्योगिकृत राज्यों ने इस प्रक्रिया में उन्हें सहायता और प्रौद्योगिकी प्रदान करने का वचन दिया। एजेंडा 21 की सार्थकता का पता इस तथ्य से चलता है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बाद अनेक राष्ट्रों ने अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल अपना अलग कार्यक्रम 21 अपनाया है। एजेंडा 21 के साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन अधिनियम 1992, जैविकी विविधता अधिनियम 1992 एवं वनों के प्रबंध पर अधिनियम 1992 का आयोजन किया गया, जो कि पृथ्वी सम्मेलन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपरिहार्य था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के 5 वर्षों बाद महासभा का विशेष अधिवेशन जून 1997 में न्यूयॉर्क में रियो घोषणा के बाद उस दिशा में प्रकृति की समीक्षा हेतु संपन्न हुआ। निराशाजनक स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई और कहा गया रियो घोषणा के परिणाम अत्यंत न्यून है। पृथ्वी पर वन, सागर और वायुमंडल खतरे में है और गरीबों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। सबसे ज्यादा चिंता वैश्विक उष्माकरण और ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि पर व्यक्त की गई। यह कहा गया कि 20 वर्षों में विश्व की 2/3 जनसंख्या कम से कम जल का अभाव महसूस करेगी। 1.1 बिलियन लोग $1 या इससे कम का धन अर्जित कर रहे हैं। वे अपने को जीवित रखने में सक्षम नहीं। उनसे पर्यावरण की सुरक्षा की बात नहीं सोची जा सकती। निर्धन और अमीर देशों के बीच खाई बढ़ती जा रही है।
यह भी महसूस किया जाता है कि संपन्न देश श्रम मापदंड एवं मानव अधिकार की अपेक्षा थर्ड वर्ल्ड के देशों के साथ अन्याय कर रहे हैं और रियो घोषणा की अपनी प्रतिबद्धता से असफलता से ध्यान हटा रहे हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाए, जिसपे अब समय भी कारित संविधाएं हैं, संधियां हैं, बाली रोड मैप है, कोपेनहेगन अकॉर्ड है, कानकुन समिति है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का भी निरंतर आयोजन किया जा रहा है, जो विश्व की चिंताओं पर विचार विमर्श करते हैं और तात्कालिक उपाय प्रस्थापित किया जाता, जिसमें ग्लासगो, पेरिस महत्वपूर्ण COP कॉन्फ्रेंस है, जिसमें विश्व और मानवता के भविष्य को स्पष्ट रेखांकित किया गया है और पर्यावरण प्रदूषण को एक इमरजेंसी के रूप में स्वीकार किया। इस अब इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के संबंध में नेशनल पॉलिसी का मूल्यांकन करेंगे। जैसा कि हम सबको ज्ञात है, भारत में कृषि योजनाओं और अन्य माध्यमों से पर्यावरण नीति स्वतंत्र भारत में अपनाई गई। यद्यपि पर्यावरण के संबंध में भारत प्राचीन काल से पर्यावरण संरक्षक का दायित्व निर्वहित कर रहा है। धार्मिक दृष्टि से एवं धार्मिक मान्यताएं पर्यावरण को पूजनीय बनाती है और कतिपय धर्मों में प्रकृति की आराधना की जाती और यह माना जाता है कि भारत एक प्रकृति प्रेमी देश है, जहाँ जल देवता है, वायु देवता है, पृथ्वी माता है, अग्नि देवता है, चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। प्राचीन काल से ही पर्यावरण के जो मूल तत्व हैं वो भारत की आत्मा के केंद्र बिंदु रहे हैं, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में भारत की पर्यावरण नीति स्पष्ट है। हम इसको मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। संविधानोत्तर के प्रथम 2 दशक की पर्यावरण नीति,
मानव पर्यावरण सम्मेलन के बाद के 2 दशकों की पर्यावरण नीति और 1990 के बाद के पर्यावरण नीति। भारत पर मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 का प्रभाव स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है। प्रत्येक पीढ़ी का यह दायित्व है कि वह वायु, जल, भूमि की मूल तत्व को संरक्षित रखे, जिससे कि भावी लोगों द्वारा स्वस्थ पर्यावरण निर्माण में विकल्प प्राप्त हो सके। स्टॉकहोम सम्मेलन के अनुसरण में भारत में गरीबी उन्मूलन के माध्यम से पर्यावरण विकास की सशक्त भूमिका का निर्वहन किया। भारत ने 1970 के दशक की नीति स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के निर्णयों के से पूर्णतः प्रभावित है। सन 1976 में संविधान में अनुच्छेद 48A, 51A को संशोधित किया गया और इसके साथ ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 एवं जल प्रदूषण नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977 पारित किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 यह प्रावधान करता है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं अन्य निकायों के निर्णयों के प्रवर्तन हेतु विधि निर्माण कर सकती है। भारत ने अनेक संधियों एवं करारों को स्वीकार किया। संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में भारत ने संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं संघ बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का दायित्व स्वीकार किया है। इसी तरह से अनुच्छेद 51 का 6 यह उपबंधित करता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है की रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के विरुद्ध दया भाव रखे। यद्यपि नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य
भारत में प्रवर्तनीय नहीं है, फिर भी दायित्व बोध के रूप में राज्य नागरिकों पर यह कर्तव्य अधिरोपित है और हम यह जानते हैं अधिकार और कर्तव्य साथ साथ अस्तित्व में रहते हैं। कर्तव्य के बिना कोई अधिकार नहीं हो सकता और किसी अधिकार के बिना कोई कर्तव्य होना मुश्किल है। उन्नीस सौ 70 के दशक से मानव पर्यावरण संरक्षण देश की नीतिगत प्राथमिकता रही है। पर्यावरण संरक्षण का केंद्र बिंदु मानव है। न्यायालयों के दृष्टिकोणों में पर्यावरण संरक्षण का बिंदु निरंतर उच्च स्थान प्राप्त करता रहा। अनुच्छेद 14, 19 और 21 में प्रदत्त मूलाधिकारों का निर्वचन पर्यावरण के आलोक में कर न्यायालयों ने इसे विस्तार प्रदान किया। बंगलौर मेडिकल ट्रस्ट बनाम PS मुडप्पा के मामले में बिना लोकहित का संज्ञान किए लोक उद्यान को लोक नर्सिंग होम में परिवर्तित करने के निर्णय को उच्चतम न्यायालय ने मनमाना एवं विवेकीय शक्ति के दुरुपयोग के आधार पर समता के अधिकार का उल्लंघन माना। उच्चतम न्यायालय ने लोक उद्यान और खुले स्थान की नगरीय विकास में भूमिका स्पष्ट करते हुए कहा कि पर्यावरण मनोरंजन हेतु खुले स्थान और शुद्ध वायु, बच्चों के लिए खेल मैदान, आवासियों को हेतु चलने का विस्तृत रास्ता और अन्य सुविधाएं या सहूलियतें लोक अभिप्राय एवं प्रमुख हितों की विषय वस्तु है जिसका ध्यान विकास योजनाओं में रखा जाना चाहिए। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत सरकार के सकारात्मक तथा नकारात्मक कृत्यों का मूल्यांकन करते समय न्यायालयों ने पर्यावरण अधिकार के संरक्षण को ध्यान में रखा। इसी तरह भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर्यावरणीय समस्याओं को उजागर करने तथा उनके समाधान में सहायक हुई। प्रेस के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण एवं तत्जनित खतरों के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। अनुच्छेद 19(1) में
सूचना का अधिकार पूर्णतः प्रतिस्थापित हो चुका है, जिसे विशिष्ट विधायन द्वारा प्रत्याभूत किया गया। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के मामले में उच्चतम न्यायालय स्पष्ट किया कि औद्योगिक जीवन एवं प्रजातंत्र में भागीदारी पूर्ण विकास हेतु सूचना का अधिकार अपरिहार्य है। पर्यावरण के क्षेत्र में जानकारी के अधिकार को स्वीकार करते हुए योजनाओं के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के मूल्यांकन हेतु न्यायालयों ने स्वतः निर्णय लेने के बजाय विशेषज्ञों की राय को वरीयता दी। शहरी विरोधी संघर्ष समिति बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने गैर सरकारी संगठन की याचिका पर सरकार के बाद निर्माण संबंधी निर्णय की छानबीन हेतु एक समिति का गठन किया। पर्यावरण प्रदूषण के आधार पर भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा धार्मिक स्वतंत्रता निर्बंधन स्वीकार किया गया। ये जैकब बनाम सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कोट्टायम के मामले में केरल उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में लाउड स्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सम्मिलित नहीं। इसी तरह संविधान के अनुच्छेद 1G में सभी नागरिकों को वृत्ति, जीविका, व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस स्वतंत्रता पर अनुच्छेद 19(6) के अंतर्गत सामान्य लोकहित में युक्त संगत निर्बंधन अधिरोपित किए जा सकते हैं। न्यायालयों ने पर्यावरण संरक्षण के आधार पर सामान्य जनहित में लगाए गए निर्बंधनों को युक्त निर्बंधन माना है। कतिपय मामलों में कारोबार को बंद करने का आदेश भी निर्गत हुए। रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट इन देहरादून बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में देहरादून के आसपास पत्थर के खदानों के कारण आसपास के पर्यावरण को प्रदूषित होने का खतरा उत्पन्न हो गया था। उच्चतम न्यायालय ने एक समिति नियुक्त की जिसने इसकी पुष्टि की। परिणामतः उच्चतम न्यायालय पत्थर के खानों में खुदाई का कार्य बंद करने का आदेश पारित किया। MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में श्री राम एंड फर्टिलाइजर कंपनी से ओलियम नामक घातक गैस के रिसाव के फलस्वरूप कंपनी के आसपास के निवासियों
एवं कर्मकारों को भारी क्षति हुई थी। लोक हितवाद में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि कंपनी को ओलियम गैस बनाने से तब तक रोक दिया जाए जब तक वह गैस रिसाव रोकने का आवश्यक उपाय नहीं करता। एमसी मेहता के दूसरे वाद में जो गंगा प्रदूषण के मामले के रूप में ज्ञात है, 1988 का मामला है। इस मामले में कानपुर के जाजमऊ में स्थित चर्म शोधन शाला अपने कारखाने से भारी मात्रा में बहिर्स्रावी जल पवित्र मां गंगा में प्रवाहित कर रहे थे। मां गंगा निरंतर प्रदूषित हो रही थी। बार बार चेतावनी के बावजूद प्राथमिक अभिक्रिया संयंत्र प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल नहीं किया और न ही लगाने की इच्छा व्यक्त की। उच्चतम न्यायालय ने उन्हें बंद करने का आदेश देते समय स्पष्ट किया कि हम इसलिए उन चर्म शोधनशालाओं को बंद करने के लिए निर्देश दे रहे हैं जो औद्योगिक बहिस्राव के लिए अपेक्षित प्राथमिक शोधन प्रक्रिया के बारे में न्यूनतम कदम उठाने में असफल रहे हैं। हम इसके प्रति सचेत हैं कि चर्म शोधनशालाओं के बंद किए जाने से बेरोजगारी और राजस्व की हानि होगी, परंतु जीवन, स्वास्थ्य एवं इकोलॉजी जनता के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसी तरह अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते समय जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता की सृजनात्मक व्याख्या के माध्यम से स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण को एक मूल अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई। एसके फूलवाल बनाम राजस्थान राज्य के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि पर्यावरण की शुद्धता, सफाई और स्वास्थ्य का रखरखाव संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत वर्णित प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की परिधि के अंतर्गत आता है। यदि इसकी उपेक्षा की जाती है तो यह मानव जीवन के लिए परिसंकटमय है तथा यह मंद विष दिलाने का कार्य होगा। चरणलाल साहू बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रदूषण मुक्त वायु एवं जल को अनुच्छेद 21, 48A और 51A(6) के अंतर्गत प्रत्याभूत माना। के हुसैन बनाम भारत संघ में यह स्पष्ट किया गया कि जीवन रक्षण के मूल तत्वों के रूप में मीठे जल एवं स्वच्छ वायु का अधिकार जीवन के अधिकार का तत्व है। सुभाष कुमार
बनाम बिहार राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार मूल अधिकार है और जीवन के पूर्ण उपभोग हेतु इसे प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार सम्मिलित है। इसी तरह इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह घोषित किया है कि प्रदूषण चाहे हवा का हो या जल का प्रदूषण है और मानव जात के लिए अति घातक है। इसी तरह वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21, 47, 48 का 51 का 6 और जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को एक साथ पढ़ते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि पूर्व सावधानी का सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान करे सिद्धांत देश के पर्यावरणीय विधि के अंग बन गए हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर्यावरण पर सबसे व्यापक अधिनियमित विधि है। इतनी व्यापकता केवल इसलिए नहीं है कि पर्यावरण की विस्तृत परिभाषा प्रस्तुत की गई है, अपितु व्यापकता अति विस्तृत मौलिक प्रावधानों के कारण है। उदाहरणार्थ अध्याय 2 में वर्णित केंद्रीय सरकार की सामान्य शक्तियों और विभिन्न अपराधों के लिए शास्तियों में कठोर उपबंध। अधिनियम का घोषित उद्देश्य जो इसके शीर्षक में दिया गया, पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार तथा उससे संबंधित विषयों से संबंधित उपबंध किया गया। अधिनियम पर्यावरण प्रदूषण तथा उससे संबंधित विषयों से संबंधित पूर्व विधियों को निरसित नहीं करता है। वह दूसरी विधियों के अंतर्गत गठित विभिन्न बोर्डों और अन्य प्राधिकारियों का विशेष उल्लेख भी नहीं करता। आवश्यकता पड़ने पर नए प्राधिकारियों का सृजन करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक स्वागत योग्य विधायन है। यह पर्यावरण प्रदूषण के निवारण एवं अल्पीकरण हेतु आवश्यक उपायों की व्यवस्था करता है।
पूर्व के पर्यावरण प्रदूषण संबंधी नियमों की कमियों को पूरा करते हुए इस अधिनियम में पर्यावरणीय परिसंकटों का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत किया गया है। यह एक सामान्य विधायन है जिसका व्यापक प्रवर्तन है। पर्यावरण अधिनियम की यह अतिरिक्त विशेषता है कि यह पूर्व के विधानों, जल अधिनियम या वायु अधिनियम की तरह पर्यावरण प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण तक संकुचित न रहकर पर्यावरण के संरक्षण के हेतु पर्यावरण में सुधार की व्यवस्था करता है। यद्यपि इसकी प्रवर्तनीयता पर्याप्त नहीं। उक्त विधियों के अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण में उपचार कतिपय अन्य विधियों के अधीन भी प्राप्त किया जा सकता है, जैसे लॉ के अधीन न्यूसेंस, ट्रेसपास, नेग्लिजेंस, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के सिद्धांत लागू किए जा सकते हैं तथा समुचित उपचार प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह से भारतीय दंड संहिता के अध्याय 14 के अधीन धारा 268 से लेकर के 291A के अधीन विभिन्न कार्यालोपों में क्रिमिनल रेमेडी ऑब्टेन की जा सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133, 138, 139, 141 के अधीन भी उपचार प्राप्त किया जा सकता है। हम लोग उपरोक्त जिन विधियों को रेखांकित किए हैं उसके अतिरिक्त भी अभी बहुत सारी विधियां, जैसा कि हम लोगों को ज्ञात है कि पर्यावरण विधि के क्षेत्र में विधायन की बाढ़ है। इतनी विधियां हैं, इतने मंच हैं, फोरम हैं, लेकिन फिर भी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार का आंदोलन अब आपातकाल में पहुंच गया है। अब संरक्षण और सुधार की बात नहीं है, क्लाइमेट जस्टिस की बात है, जीवन की अस्तित्व को बचाने की बात है। एक दिन में संपूर्ण पहलू का अध्ययन करना संभव नहीं है, फिर भी हम लोगों ने जितना संक्षिप्त रूप में संभव हुआ उसका अध्ययन किए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको सादर प्रणाम।